आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। डिप्लोमेसी बहुत कमाल की चीज होती है। ये दोस्ती और दुश्मनी के बीच तनी वो रस्सी है जिस पर हर मुल्क को सावधानी से चलना है। हजारों साल से शासक इसे प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, लेकिन मैं तो आपको बस 7 साल पहले ले जाना चाहता हूं। आपको शायद वो तस्वीरें याद हों जो अहमदाबाद से आ रही थी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी साथ साथ झूला झूल रहे थे। लग रहा था कि दोनों देश ये मोहब्बत भरी तस्वीरें देखकर अपना कड़वा अतीत भूल जाएंगे। उसके अगले साल प्रधानमंत्री मोदी जिनपिंग से मिलने वुहान पहुंच गए थे। फिर तो कई मुलाकातें और भी हुई, लेकिन जहां दिल्ली और बीजिंग है वहीं लद्दाख भी तो है। पिछले साल कभी कभार की ठेला ठाली से बात आगे बढ़ गई। दोनों तरफ के जवान मारे गए और तब देश ने प्रधानमंत्री का तमतमाया चेहरा देखा, चीन को दिया जा रहा तल्ख संदेश सुना। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। तो इतने भर से आपको आइडिया तो लग गया होगा कि चीन के साथ हमारा रिलेशन कैसा है। अब मसला यह है कि चीन कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी वाला भी। ऊपर से हमारा पड़ोसी जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। तो यही रीजन है कि हम क्या दुनिया में कोई भी उसे इग्नोर कर नहीं सकता। पिछले हफ्ते हमने पढ़ाकू नितिन में चीन पर बहुत सारी बातें की, उसकी हिस्ट्री पर, इंडिया से रिलेशंस पर, गुलाम बन जाने पर, 100 साल तक जो बेइज्जती वो झेलता रहा उस पर, और साथ ही माओ पर जिन्होंने चीन को पॉलिटिकली एक बनाया। यहीं से कहानी मोड़ लेती है और आज पढ़ाकू नितिन में उन्हीं मोड़ों पर चलेंगे। हमारे साथ आज की बैठकी में भी पिछले हफ्ते के दोनों मेहमान हैं। इकबाल चंद मल्होत्रा दिल्ली में रहते हैं, अवार्ड विनिंग टीवी प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा देशी विदेशी मैगजीन्स में लिखते हैं, जहां उनका मेन टॉपिक चीन रहता है। चीन और तिब्बत दोनों की यात्रा करके लौटे इकबाल ने एक किताब भी लिखी है, नाम है रेड फियर द चाइना थ्रेट। ब्लूम्सबरी ने इसे छापा है। उनके अलावा हमारे साथ बेंगलोर से जुड़े हैं मनोज केवल रमानी। मनोज ने 1 दशक से भी ज्यादा वक्त भारत और चीन में पत्रकारिता की है। चीन में कई डिजिटल न्यूज रूम सेटअप करने में मदद की और पत्रकारों को ट्रेनिंग दी। इसके अलावा मनोज देशी विदेशी टीवी और मैगजीन्स में लिखते हैं। अब तो उनकी रिसर्च जो है चीन के इर्द गिर्द ही खास तौर पर घूमती है और फिलहाल बेंगलोर के तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में चाइना स्टडीज पढ़ाते हैं। मनोज की हाल ही में किताब ब्लूम्सबरी से आई है, नाम है स्मोकलेस वॉर, जिसमें उन्होंने चीन के जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस को खास तौर पर रेखांकित किया है। तो आज दोनों मेहमानों से पढ़ाकू नितिन में जानेंगे क्यों 1990 में एक ही आर्थिक पायदान पर खड़े चीन और भारत में इतना फासला आ गया, किसने चीन की इकोनॉमी का रूप बदला, कैसे मंदी को धोखा देकर चीन खड़ा रहा है अब तक, क्यों आधी दुनिया में चीन सड़कें और पुल बना रहा है, और क्यों चीन से दुश्मनी के बावजूद हम उससे बिजनेस को मजबूर हैं। मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer again with you. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चीन के बारे में बातचीत का ये पार्ट 2 है और मुझे भरोसा है कि आपको पार्ट 1 जितना ही मजा और नॉलेज दोनों यहाँ मिलेंगे। तो मनोज जी, चीन की इकोनॉमी को समझने से शुरुआत करने वाले हैं हम। पूरी दुनिया उनकी रफ्तार देखकर हैरान है और ये भी देखिए, चीन जो है अमेरिका या सोवियत की तरह किसी देश पर सेना लेकर नहीं चढ़ रहा, बल्कि वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता से खेल कर रहा है गरीबों के साथ। हमने पिछली बार माओ जेडोंग की बात की थी, उन्होंने शायद चीन को जोड़ने का काम बढ़िया से किया होगा, खूब खून बहाया, लेकिन इकोनॉमी के मोर्चे पर तो उनके प्रयोग विफल रहे। खून भी बहा दिया तब भी विफल रहे। फिर डेन शाओपिंग आए जो माओ के कल्चरल रेवोल्यूशन से पीड़ित थे। उन्होंने माओ के उत्तराधिकारी के तौर पर कमाल किया। उम्र उनकी भले ही ज्यादा थी, 74 साल, फिर भी 10 सालों के अंदर जैसे चमत्कार उन्होंने किए, आज तक रिसर्च का विषय बना हुआ है। कहा ही जाता है कि उनके राज में चीन ने चेहरा पूरी तरह ही बदल लिया, बहुत सारी चीजें छोड़ दी, कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांत त्याग दिए, माओ के तमाम रास्तों से हट गए। तो क्या आप सहमत हैं कि शाओपिंग के ही जमाने में चीन ने वो रूप धरा जो आज हमारे सामने है? देखिए, जहाँ तक पहले लेट मी बिगिन विद जो माओ सेतुंग का राज था, उन्होंने
फोर्स से यूनिटी तो जरूर की थी, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट थी वो कोई खास नहीं थी। ग्रेट लीप फॉरवर्ड इसका एक एग्जाम्पल है, और Yes. इसके अलावा भी जो कल्चरल रेवोल्यूशन है वो भी एक एग्जाम्पल है। Yes. अगर कोई दूरदृष्टि का नेता होता है तो वो इतनी बेवकूफियां नहीं करता है। तो ये एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी, जहां तक रिफॉर्म की बात है, तो डेंग शाओपिंग के 1978 में रिफॉर्म शुरू करने से पहले ही रिफॉर्म जो हल्के हल्के शुरू होने लग गया था, जो चेंजेस है वो शुरू होने लग गए थे। अब वो रिफॉर्म क्या था? सबसे पहली चीज थी, जो प्राइस कंट्रोल है वो हटाए, जो आउटपुट कंट्रोल है वो हटाए, कि भाई आप लोगों को फ्रीडम दे कि आप जितना आउटपुट बनाना चाह सकते हैं आप बनाएं, और आप उसको बेचना शुरू करें। तो वरना क्या था, स्टेट मैंडेटेड रिक्वायर। तो प्राइस कंट्रोल हटाना सबसे पहली चीज थी। और इन सब चीजों की तरफ जो काम था वो माओ के होते होते शुरू हो गया था। माओ की 1976 में उनकी डेथ हुई थी, उससे पहले ये शुरू हो गया था प्रोसेस। उसके बाद जो 2 साल थे 76 से 78, उसमें वापस पॉलिटिकल टर्मोइल था, क्योंकि आपका गैंग ऑफ फोर था, जो माओ की जो वाइफ थी उनके साथ जो 3 लोग थे, और उनका और जो रिफॉर्मर्स थे उनका जो झगड़ा था। तो अगेन एक पॉलिटिकल फ्लक्स था। 78 के बाद से पार्टी का जो पॉलिटिकल डायरेक्शन था कि भाई हमें इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ना है। क्योंकि अगर आप माओ के दौरान देखें तो जो जैसे कम्युनिस्ट भाषा, मार्क्सिस्ट भाषा में कहा जाता है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन जो था, जो उन्हें सॉल्व करना था, वो था क्लास स्ट्रगल का। जब दंग शाओपिंग ने फाइनली चार्ज किया तो उन्होंने वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन बदला, और उन्होंने कहा कि हमें प्रोडक्शन की तरफ फोकस करना है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट प्रोडक्शन। तो इसका मतलब है हमें कैपेसिटी बढ़ानी है। तो इसके लिए मतलब आप जो सरकार की जो पार्टी की जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको आप लूसन करें। तो बिल्कुल वहां से शुरुआत हुई। और आपने, आई थिंक जब हमने बातें शुरू की थी तब आपने एक बात कही थी कि भाई 1991 में भारत और चीन तकरीबन सेम हालत में थे आर्थिक तौर पे, तो ऐसे कैसे बढ़ गए, ये क्या हुआ? तो एक इसमें एक काम की बात है नोट करने की, जो भारत ने जो रिफॉर्म शुरू किए 1991 में, उससे पहले भी राजीव गांधी के दौर में बातें हो रही थी कि भाई ये चीजें रिफॉर्म करे, पर हुआ नहीं था इस तौर पे। चाइना हमसे 1 दशक आगे था इस मामले में। उन्होंने ये चेंज करना शुरू कर दिया था और ग्रेजुअली किया था। और क्या हुआ था कि जब आप इतनी रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो जब आप ग्रेजुअल चेंजेस भी करते हैं तो उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, तो ग्रोथ जल्दी से पिकअप होने लगती। तो 1900 उसके साथ उन्होंने जो 80 का दशक था उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये सब भी बनाना शुरू किया था। और उन्होंने फिलॉसफी बदली थी, कि फिलॉसफी थी कि भाई अब हमें एक जो लीडर है तो उसके ख्यालों के हिसाब से पॉलिसियां नहीं बनानी है। तो जो माओ जेडोंग थॉट है उसके हिसाब से पॉलिसी नहीं बनानी है। अब हमारा जो अप्रोच होएगा वो होगा, जैसे वो कहते हैं कि भाई अगर नदी पार करोगे तो पत्थरों को छू छू के करो। तो यानी कि आप एक्सपेरिमेंटेशन करो, क्रॉस द रिवर व्हाइल फीलिंग द स्टोन। आप चिंता नहीं करो कि आइडियोलॉजी के अनुकूल है बात। मुझे आपके, मैं टोक रहा हूँ लेकिन याद आ गया कि शाओपिंग ये भी कहते थे कि बिल्ली काली हो सफेद, अच्छी बिल्ली तब तक जब तक चूहे पकड़ के लाए। बिल्कुल, तो मैं वही बोल रहा था कि वो आइडियोलॉजी के अनुकूल बात हो ना हो वो बात नहीं है, उसका जो इफेक्ट है उस पर आप ध्यान दें। तो अगर आप उस फिलॉसफी से जाए तो उसमें आपने फिर एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन करना शुरू किया। ऑल्सो जो सरकार ने जो बहुत सारी चीजें पकड़ी हुई थी उन सब चीजों को आपने हल्के हल्के प्राइवेटाइज करना शुरू किया, चीजें खुलनी शुरू हुई। तो एग्रीकल्चर से लेके इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने लगा एट अ बेटर। उसमें बहुत योगदान था फॉरेन एक्सपर्ट का। अगर आप एक किताब है जूलियन गवर्ट की, जिसमें उन्होंने काफी डिटेल में लिखा है कि जो अमेरिका से एक्सपर्ट थे उनका क्या योगदान था चाइनीज इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए। तो 90 का दशक था, उसमें वापस ये रिफॉर्म कंटिन्यू रहा तियाननमेन स्क्वायर के बाद। उसमें 2-3 साल तनाव रहा, पर 1992 में दंग शाओपिंग ने एक सदर्न टूर किया था जिसमें वो साउथ चाइना गए थे, और वहां से उन्होंने वापस रिफॉर्म की तरफ सपोर्ट किया था कि भाई जो जिस पाथ पे हम जा रहे हैं उस पाथ पे जाए। ये उनको करना क्यों पड़ा? क्योंकि जो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म करना चाहते थे उसमें जो पार्टी की जो आइडियोलॉजिकली कंजर्वेटिव लोग थे, जो ट्रेडिशनल कम्युनिस्ट थिंकिंग वाले लोग थे, उनसे रिस्ट्रिक्शंस थी। तो एक पुश एंड पुल था। ऐसा नहीं था कि भाई दंग शाओपिंग ने जिस दिन डिसाइड कर लिया उस दिन के बाद सब होने लगा। पार्टी में बहुत पुश एंड पुल रहा, तभी ये उनको ये सब करना भी पड़ा। उसके बाद 1992 के बाद से एक सेक्युलर इम्प्रूवमेंट रहा है इकोनॉमी में, और एक टारगेट होने लगा कि भाई जब मौका मिल रहा है WTO ज्वाइन करने का तो उसकी तरफ चले।
जो रियल इकोनॉमिक बूम जिसे कहते हैं, जो असली जो बढ़ा हुआ है, वो WTO ज्वाइन करने के बाद 2001 में, और वो भी अमेरिका के हाथों जब ज्वाइन किया। कमाल देखिए आज क्या झगड़ा हो रहा है। बिल्कुल। तो वो जब उन्होंने वो ज्वाइन किया, उसके बाद से प्रोडक्शन पे फोकस रहा और एक्सपोर्ट पे फोकस था। तो समझिए 2008-2009 तक अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था चाइनीज इकोनॉमी के लिए। लो एंड मैन्युफैक्चरिंग आप करें, कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, जो भी आप बोले, फर्नीचर, सब कुछ चीन में बनने लगा क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत लो थी। आप बड़े स्तर पे फैक्ट्रियां बना सकते हैं। जो आपकी एनवायरमेंटल रेगुलेशन है वो कमजोर थी, यहाँ तक कि लेबर रेगुलेशन भी कमजोर थी। जो एक कम्युनिस्ट कंट्री में लेबर रेगुलेशन बहुत कमजोर थी, जैसे हमारे यहाँ पे तो लेबर रेगुलेशन काफी स्ट्रिक्ट है। इसमें लीडरशिप की फोकस काम आती है क्योंकि लीडरशिप की फोकस थी कि भाई हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है और एक्सपोर्ट जब मार्केट मिल रहा है तो हमें एक्सपोर्ट करना है, बाहर से पैसा आए, बाहर से पैसा आने देना चाहिए। और वो उन्होंने खोल के रखा था। तो ये भी एक अच्छी चीज थी उनकी तरफ से कि उन्होंने अपने आप को इस डर से कि हम बाहर की कंपटीशन से डर जाएंगे कि बाहर का पैसा क्यों आ रहा है, उससे डरे बिना उन्होंने खोल के रखा था कि हाँ, मतलब पैसा आने दो। जी, डेन शाओपिंग के जमाने में वही देख रहा था कि भाई पहले वो खेती पर निर्भर करते थे, फिर किस तरह वो टेक्सटाइल्स पर शिफ्ट हुए, टेक्सटाइल के बाद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर चले गए, उन्हें दुनिया की फैक्ट्री बनना था। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र से होते हुए अब हम देखते हैं उनको कि वो सर्विस सेक्टर में आ गए और बाहर का पैसा भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अपने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया। लेकिन मनोज जी, मेरे मन में सवाल आता है, अपनी बात भी पूरी कीजिएगा, इसे भी जोड़िएगा, कि शॉपिंग जैसे रिफॉर्म्स तो उस वक्त बहुत सारे देशों में हो रहे थे, फिर चीन की सक्सेस सबसे अलग कैसे रही, क्या कारण रहे? आई थिंक एक तरफ से आप देखे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक बहुत जरूरी चीज थी। दूसरी बात है जो स्केल है, जिस स्केल पे और जिस लेबर रेट पे आप काम कर सकते थे चाइना में, वो आप दूसरी जगह नहीं करते। तीसरी बात है कि सरकार जिस तरह से नीति बना के उस नीति को इम्प्लीमेंट कर सके। आज इंडिया में जब आपने लैंड एक्विजिशन की बात की तो उसमें कितने साल लगे हैं हमें क्लैरिटी लाने में, और आज तक क्लियर नहीं है कि आप लैंड एक्वायर करें, कैसे करें। तो इसमें एक सरकार की तरफ से रूथलेसनेस भी था, एक कठोरता भी है कि जिस तरह से हम नीति इंप्लीमेंट करते हैं, हमने अगर डिसाइड कर लिया है कि ये जमीन यहाँ जाएगी तो यहाँ जाएगी, इन आदमी को यहाँ से हटाएंगे, जमीन रिसेटल करेंगे, पर ये जमीन फैक्ट्री बनेगी, यहाँ पे बनेगी। अगर लेबर लॉ ऐसा है तो ऐसा रहेगा। तो वो एक तरह से सिंगल माइंडेड फोकस ऑफ गवर्नमेंट एंड उस सरकार की जो एबिलिटी है कि वो टॉप से डाउन तक चीजें कंट्रोल करके इम्प्लीमेंट कर सके, उसमें लोगों के मानवाधिकार पे बहुत हानि होती है, लेकिन ग्रोथ हो सकती है क्योंकि आप कम से कम कर तो रहे। अगर आप याद करें 2000 से लेकर 2010-12 तक के दौरान में बहुत सारी मीडिया कवरेज और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज थी कि भाई चाइना में जो है फोर्स लेबर होता है। एक तरह से आज भी फोर्स लेबर की बातें होती है शिनजियांग में, लेकिन उससे पहले होता था कि भाई देखिए यहाँ पे फैक्ट्री में कितनी बुरी हालत में काम कर रहे हैं, आपका आईफोन बनता है ऐसे लोगों से जो बेचारे। गार्जियन ने ऐसी कई खबरें छापी और मुझे याद है उसमें फोटोज भी आए थे, ब्रिक फैक्ट्रीज और लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग से फोर्स्ड लेबर्स की खबरें थी, इंटरनेशनली कवर हुआ। और मैंने सुना कि चीन में फोर्स्ड इंटर्नशिप का एक कॉन्सेप्ट है जहां वोकेशनल स्कूल्स जो हैं अपने छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्रीज में भेजते हैं, जैसे फॉक्सकॉन और क्वांटा में, और उनसे आम प्रोडक्शन लाइन वर्कर्स की तरह काम करने को कहा जाता है, और कोई नहीं करता तो डिग्री ना देने की धमकी देते हैं। और लेकिन चीन में ऑफिशियली सब बैन है, पर ये खबरें तो आती रही हैं और खुद सरकार ने माना कि कुछ सेक्टर्स में ये अब भी हो रहा है, लेकिन हम इसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाई वहां फ्री मीडिया तो है नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा? ऐसा तो हम अपने देश में तो नहीं देख सकते, भले ही आर्थिक तरक्की की बात आप करते रहें, मानवाधिकार मार दे लोगों के, लेबर्स के साथ ये हाल करें, कौन बर्दाश्त करेगा? वो बर्दाश्त तो देखिए सिंपल सी बात है कि भाई हमारे देश में भी बहुत सारा ऐसे कुछ होता है फिर ये होता है। देखिए सिंपल सी बात, यहाँ तक कहीं पे भी एक सेंट्रल, आज आप सड़क पे चले जाइए, जो चाय की टपरी पे बंदा बेच रहा होगा उसके पास लड़के छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं होता है, फैक्ट्रियों में भी होता है, ये सब इंडिया में भी होता है, हर जगह होता है। हाँ, पटाखा फैक्ट्रीज में वगैरह वगैरह। जी, तो ऐसा नहीं कि ये चीजें नहीं होती है, पर हाँ चीन में जिस स्तर पे ये हो रहा था ये एक बात है। दूसरी तरफ से बात है कि लोगों को भी अगर आप देखें, जो लोग वहां पे थे, अगर उनके पास और कोई काम नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, पर आपको फैक्ट्री में रह के काम करने को मिल रहा है, आपको खाना मिल रहा है, आपको रहने की जगह मिल रही है, ऐसा नहीं कि आप अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, आपकी जिंदगी बहुत पीड़ित है।
आप बहुत जिंदगी से दुखी है, लेकिन कम से कम आप कमा रहे हैं, ये सोचिए कि मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ेगा। हाँ, तो मौत के बदले जिंदगी तो दे ही रहा है कोई, जैसी कैसी सही। तो उससे आई मीन इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी। पर अराउंड 2008 के करीब अगर आप देखें, एक्सपोर्ट्स वो बिकेम अ प्रॉब्लम, क्योंकि दुनिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, वेस्ट में जो पर्टिकुलरली फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, वेस्टर्न मार्केट कोलैप्स हुए, एक्सपोर्ट्स पे प्रेशर बढ़ने लगा। एंड एक तरह से चाइना ने भी तभी बिकॉज ऑफ द क्राइसिस उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया था, $550-600 बिलियन के करीब का कुछ पैकेज था। उस पैकेज से उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन रखा। कैसे? उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया कि भाई चाइना के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो आप, हाई स्पीड रेलवेज, रोडवेज, ब्रिजेस, बहुत ही फालतू का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना। तो तभी आप पढ़ते होंगे ये गोस्ट टाउन्स के बारे में कि भाई शहर के शहर बने हुए लेकिन वहां पे कोई रहता कोई नहीं। तो वो किया इसलिए कि भाई एक्टिविटी होती रहे, एम्प्लॉयमेंट बनती रहे और जीडीपी ग्रो होता रहे, चाहे वो जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी है कि ना है, पर कम से कम ग्रोथ हो रही है। एंड उम्मीद है कि भाई आगे चल के वो काम आएगा। तो जैसे जो हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी है जो बीजिंग से शंघाई तक की भी है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है या कुछ है, पर वो बनाई है कि उम्मीद में कि जब आगे चल के चीजें काम बढ़ेगा लोगों का और तो वो चीजें यूज होंगी। पर अभी उसका फायदा ये हो रहा है कि हम ग्रोथ दिखा रहे हैं, हम प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट मेंटेन कर रहे हैं। उसके चलते चीन का जो डेट है वो डेट बढ़ने लगा। तो अगर आप 2008 से लेकर अब तक देख लिए तो बहुत ही तेजी से डेट बढ़ा है। तकरीबन 70-80 to 100% ऑफ जीडीपी डेट हुआ करता था, आज करीबन 300-320% पर इनका एज कम्पेयर टू जीडीपी है। तो वो इसलिए बढ़ने लगा है। आज उनका है ये, इस बात से मैं खत्म करूंगा अपनी बात, कि आज जो वो करना चाह रहे हैं कि हम इस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ से हटे, क्योंकि इससे अनप्रोडक्टिव ग्रोथ हो रहा है और इससे आप सिर्फ एक हद तक कर सकते हैं। और कितनी रेलवे बनाएंगे आप, अब तो सब कनेक्ट हो गया। तो BRI उसका एक, जर्मनी और स्पेन तक बना रहा है अब तो। बिल्कुल, तो BRI उसका एक नतीजा है कि भाई आपकी जो कैपेसिटी है उसको आप एक्सपोर्ट करें ताकि काम चलता रहे। दूसरी बात है कि भाई आप हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग करें, क्योंकि लो एंड मैन्युफैक्चरिंग अब आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी जनता जो है वो उनकी अमीरी बढ़ गई है। तो अब वो उस भाव पे तो लेबर भी नहीं मिलेगा आपको, और उस हालत में इंसान काम भी नहीं करना चाहेगा। तो तभी अगर आप देखें अभी शी जिनपिंग जो बोलते हैं, उन्होंने भी प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन बदली है। वो बोलते हैं अब हमें हाई ग्रोथ नहीं चाहिए, अब हमें हाई क्वालिटी ग्रोथ चाहिए। इसका मतलब इंसान की जो जिंदगी है उसकी जिंदगी की एक क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई उसे अच्छी एनवायरनमेंट मिले, उससे अच्छा हेल्थ केयर मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, उसकी जिंदगी और फुलफिलिंग लगे। सिर्फ ये नहीं है कि भाई पैसा कमाना है। तो वो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि एक तरह से जनता की भी रिक्वायरमेंट बदली है और अब वो लो क्वालिटी काम आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका लेबर कॉस्ट बढ़ गया है, सिस्टम बदल गया है। तो आप अपनी पार्टी की जो इकोनॉमिक लेजिटिमेसी है ऐसे शिफ्ट करना चाहते हैं। अभी मनोज जी ने BRI का नाम लिया, इकबाल जी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे अभी ये पूछना चाह रहा हूँ, वरना रह जाएगा। हमने चीन की तो इतनी बात कर ली, लेकिन अभी जो मैं कह रहा था कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 1990 में, मैंने आंकड़ा निकाला जस्ट, इंडिया और चाइना की जीडीपी सेम थी। एक आदमी तब चाइना में $318 कमाता था, भारत में $368 कमाता था। आज वो लोग जो है $14.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम $3 ट्रिलियन की हैं। जमीन आसमान का फर्क ना भी हो तो भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका $20 ट्रिलियन की है, कहते हैं कि चीन उसे पार कर जाएगा, और हम ही नहीं मानते थे बल्कि दुनिया कहती थी, हम और आप सुनते रहते थे कि 21वीं सदी भारत की है और भारत डोमिनेट करेगा, बड़ी इकोनॉमी बनेगा। और इस सेंचुरी के पहले दशक में ऐसा लग भी रहा था कि मामला जो है नेक टू नेक चल रहा है। फिर कहानी लेकिन कहां बदली इकबाल जी? क्या हुआ ऐसा कि हम आज इतनी पीछे रह गए? $3 ट्रिलियन, वो $14.5 ट्रिलियन, और बाकी तो है ही जो कुछ है हमारी आंखों के सामने। देखिए, ऐसा है कि प्रजातंत्र और तानाशाही में बड़ा फर्क है। और आप देखिए कि भारत में एक फॉल्ट लाइन है, वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड की है, और ये फॉल्ट लाइन काफी मतलब दशकों से या शब्दों से है, सेंचुरी से है। और इस फॉल्ट लाइन को अंग्रेजों ने भी एक्सप्लॉइट किया है, इस फॉल्ट लाइन को कांग्रेस पार्टी ने भी एक्सप्लॉइट किया, और इस फॉल्ट लाइन को बीजेपी ने भी एक्सप्लॉइट किया। अब 1989 में 89 में जब वीपी सिंह ने सत्ता में आए और वो मंडल एजिटेशन उन्होंने शुरू किया, मंडल की रिपोर्ट निकाली, तो उस समय मतलब बीजेपी में ये डर फैल गया कि भाई जो ये नई फॉल्ट लाइन खुल जाएगी हिंदू सोसाइटी में, तो हमारी पुरानी फॉल्ट लाइन का क्या होगा, जिसके आधार पे हम
हम सत्ता में आ सकते थे। तो उस फॉल्ट लाइन को उन्होंने फिर एक्सप्लॉइट किया राम जन्मभूमि के आंदोलन में, और उस फॉल्ट लाइन के तहत और साथ में मंडल के तहत हमारे समाज में बड़ी राजनीतिक विवाद चले और आंदोलन चले, और हमारी एनर्जी जो है मतलब ये पॉलिटिक्स में काफी हद तक इन्वॉल्व हो गई। उसके बावजूद भी हमने आर्थिक प्रोग्रेस की, काफी हद तक हमने आर्थिक प्रोग्रेस की है, लेकिन भारत सरकार की जो नीतियां हैं उनके फलस्वरूप हमारी उतनी तरक्की नहीं हो पा रही और नहीं हुई है। और इसके लिए तो देखिए एक कंसेंसस की जरूरत है, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है दैट इंडिया इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्टिनेंटल फेडरल पॉलिटी वेयर देयर इज अ प्रीमियम ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस। ये जो कंसेंसस की राजनीति है बड़ी जरूरी है। अब इस कंसेंसस की राजनीति को प्रजातंत्र में वापस एक अहमियत देने के लिए जब तक के जितने भी नेता हैं और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो समझेंगे नहीं, तो वो हम उस तरह की तरक्की कर नहीं पाएंगे। अब चीन के अंदर में कोई पॉलिटिकल कंसेंसस की बात ही नहीं चलती, क्योंकि इट्स अ वन पार्टी स्टेट और तानाशाही है। वहां तो तियानमन स्क्वायर हो जाता है। हाँ, और जो ये आपका ये कॉस्ट और प्राइस स्ट्रक्चर है वो इतना अनरियलिस्टिक है कि सारी दुनिया की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है। भारत के अंदर में अगरबत्ती भी चीन से आ रही है, पंखे आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, क्योंकि जो जिस कॉस्ट पे वो लोग एक प्रोडक्ट को बना सकते हैं हम लोग बना नहीं सकते, क्योंकि वो उनकी सरकार जो है उनको सब्सिडाइज करती है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट जीरो है। आप देखिए कि दुनिया के अंदर में 19 ट्रिलियन डॉलर है, यूएस डॉलर 19 ट्रिलियन, और वो 80% दुनिया के ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। चाइना के पास 21 ट्रिलियन डॉलर युआन के हैं और इन सर्कुलेशन, और वो एक बबल है, एक गुब्बारा है जो फूट सकता है, और वो ताकि ना फूटे और चाइनीज इकोनॉमी कोलैप्स ना करे, उनको ये बेल्ट और रोड इनिशिएटिव बनाना पड़ा, जिससे कि वो आगे जाके ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने सराउंडिंग कंट्रीज में इस्तेमाल कर सकें। अब आप ये देखिए अफगानिस्तान का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये बड़ा विवाद हो रहा था कि चाइनीज एम्बेसडर ने तालिबान के एक ऑफिशियल के साथ मुलाकात की है, उनके पॉलिटिकल ऑफिस का हेड है कतर में, उससे मुलाकात की जी। लोग कह रहे हैं कि मुलाकात किस लिए हुई। अब आप देखिए कि 2008 में चीन की एक कंपनी है जियांगशी कॉपर, ये आई अफगानिस्तान में, एक उन्होंने ठेका लिया 30 साल के लिए कि हम कॉपर की माइनिंग करेंगे अफगानिस्तान के अंदर में। और अफगानिस्तान में कोई करीबन 60 मिलियन मेट्रिक टन के डिपॉजिट्स हैं कॉपर के, तांबे के, और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने एक एस्टिमेट किया था जनवरी इस साल में कि $1 ट्रिलियन के खनिज पदार्थ अफगानिस्तान में है। उसके बाद भी यूएस निकल गई वहां से, ताज्जुब की बात है, ये अलग विषय है, वो कभी उस पर बात करेंगे। अब सवाल ये है कि ये जो जियांगशी कॉपर की कंपनी है, क्योंकि चीनी सरकार ने जिंगजियांग में अत्याचार किए हैं उनके मुसलमान आबादी के खिलाफ, तो वहां के जो फ्रीडम फाइटर हैं और जो वहां के एजिटेशनिस्ट हैं वो अफगानिस्तान में आ गए, और उन्होंने ये जियांगशी कॉपर कंपनी पे हमला कर दिया, और वो वहां पे उनके मतलब बंदों को मारना शुरू किया, उनके सामान को बर्बाद करना किया, टेररिस्ट अटैक्स किए, तो उनका काम सब बंद हो गया। तो चीनियों ने कहा कि ये कॉपर की कीमत बड़ी बढ़ रही है। अब आप ये देखिए अगस्त 2020 में ये $6,500 पर टन था, आज अगस्त 2021 में ये $9,380 पर टन है, तो 45% की इसमें इंक्रीज हुआ है पिछले साल में। तो पिछले साल के दिसंबर में चीनियों ने एक असैसिनेशन स्क्वाड भेजा काबुल में, जिन्होंने हक्कानी ग्रुप की मदद ली, जो कि एक तालिबान का हिस्सा है हक्कानी ग्रुप जी, और उन्होंने वहां पे यूगेरों को मारना शुरू किया। अब जब ये यूगेरों को मारना शुरू किया तो अफगानिस्तान की सरकार ने कहा कि भाई तुमने यहाँ पे कत्लेआम शुरू किया है, तो उन्होंने 10 दिसंबर 2020 को ये सारे के सारे चाइनीज असैसिनेशन स्क्वाड को पुले चरखी जेल में काबुल में बंद कर दिया। अब जब इन्होंने ये लोगों को रिहा किया पिछले 4-5 दिन पहले, वो चीनियों को रिहा नहीं किया, और अब वो तालिबान जो है वो चीनियों से नेगोशिएट कर रही है कि भाई वो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं जो आपने हमसे कॉपर खरीदने की जो आपने बात की थी, उनको आप चेंज करिए, हमारे हित में करिए।
दूसरी बात है, जो आपको ये बंदे चाहिए, रिहा चाहिए, जो ये असैसिनेशन स्क्वाड है, तो फिर आप ये अकोमोडेशन करिए कि आप युगिरों को यहाँ पे नहीं मारेंगे क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। तो ये बड़ी मतलब दिलचस्प डायनामिक है, और ये इतना आसान नहीं है चाइना के लिए कि हर जगह में जाएगा और वो मतलब एक स्टीम रोलर या रोड रोलर के जरिए वो सारा रास्ता साफ हो जाएगा। उनको कठिनाई पड़ेगी, इट इज इनएविटेबल। हाँ, इतने आसान नहीं है दुनिया को जीतना। तो खैर, अभी वक्त एक ब्रेक का है इकबाल जी, और जब लौटेंगे तो बात करेंगे उस नए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मॉडल की जिसे चीन ने दुनिया में सक्सेसफुल बनाया या वो बनाना चाहता भी है। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं, और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99-533-233-03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99-533-233-03। गुमशुदा तलाश के लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 साल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए। वेलकम बैक। मनोज केवल रमानी मेरे साथ हैं, तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में चाइना स्टडीज पढ़ाते हैं, और इकबाल चंद मल्होत्रा भी हैं, उन्होंने भी चीन पर बड़ी शानदार किताब लिखी है। दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। तो मेरा सवाल मनोज जी, जो अगला सवाल है वो आपसे है। चीन खुद को तो साम्यवादी कहता है, लेकिन उसने आर्थिक राह जो चुनी उसे साम्यवादी तो कहा नहीं जा सकता। तो एक टर्म अभी आई जो कहते हैं कि स्टेट कैपिटलिज्म। तो एक तो चीन ने इस तरह की एक अर्थव्यवस्था से हमारा परिचय कराया। दूसरा, अभी चीन ये भी कह रहा है कि वो अमेरिका की तरफ लोगों का ध्यान दिला रहा है कि देखिए भाई, ये वेस्टर्न लोगों का तरीका है तंत्र चलाने का, डेमोक्रेसी चलाने का, और देखिए कितना घटिया है, ना तो ये इराक में सरवाइव कर पाता है, ना ये अफगानिस्तान में कर पाता है। तो वो अब जो है ना एक नए तरह का डेमोक्रेसी का वर्जन बना रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि भाई एक पार्टी रखो, उसमें वोट करा लो आप लोग। तो इतनी पार्टियां, इतना तामझाम क्यों करना है, जिसका इमरान खान ने भी बड़ा समर्थन किया। तो जो स्टेट कैपिटलिज्म है और जो डेमोक्रेसी का नया वर्जन है, इसके और भी दुनिया में सब्सक्राइबर या फॉलोअर देखने को मिलेंगे, या फिर ये अभी चीन तक ही महदूद रहने वाला है? क्योंकि दिलचस्प मॉडल हैं दोनों। देखिए, जहां तक तानाशाही का मॉडल है तो चाइना अकेला नहीं है, बहुत सारे तानाशाह है। जो क्रिमिनल भी होता है वो भी अपने आप को कानून के दायरे में काम करता हुआ दिखाना चाहता है। तो अपनी जिंदगी में सब हीरो हैं। बिल्कुल, और एवरी ऑटोक्रेट लाइक्स टू शो देमसेल्व्स कि भाई मैं कानून के साथ चलता हूँ, और वो कानून ही ऐसे बदल देते हो कि भाई कानून ही बोलता है कि आप। तो अगर आप देखो आजकल जो भी ऑटोक्रेटिक रूलर्स है, चाहे वो शी जिनपिंग हो, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो, उन सबका तरीका बड़ा सिमिलर है कि भाई वो ऐसा नहीं है कि भाई वो ऐसे ही सारी जिंदगी राज करेंगे, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो, तो एक वो तरीका होता है। तो एटलीस्ट इतना हो गया कि भाई हर कोई अपने आप को हर कोई सिस्टम बदलना चाहता है, और उस सिस्टम के हिसाब से पावर में रहना चाहता है, ताकि वो कम से कम एक लेजिटिमेसी दिखा सके कि मैं इस बेसिस पे पावर में हूँ। जहां तक दुनिया में एज फार एज स्टेट कैपिटलिज्म की बात है, स्टेट कैपिटलिज्म के अगर लोग अडॉप्ट करना चाहे तो एक बात हुई है, एंड ये अगर आप देखें तो ये 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस है 2008-9 के, उसके बाद से ये बात हुई है कि भाई वो जो मॉडल था कि भाई आप चीजें प्राइवेटाइज करें, मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होना चाहिए, वो मॉडल पे बहुत चैलेंज हुआ है, और वो मॉडल अंडरमाइंड है। अगर आज जो अमेरिका में भी जो हो रहा है उसमें आप देख लीजिए, इसेंशियली इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात चल रही है कि सरकार सपोर्ट करेगी, सरकार सब्सिडाइज करेगी, और आप इनोवेशन करेंगे, एंड वो एक तरह से चेंज हुआ है। अब वो कितना चीन की वजह से हुआ है, कितना फेलियर ऑफ न्यूलिबरल फ्री मार्केट मॉडल की वजह से हुआ है, वो कहना मुश्किल है। मेरे हिसाब से वो 2008-2009 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी और उसके बाद से जो रिकवरीज में इश्यूज आए थे, उसके साथ जो चाइना का राइज हुआ है, उन दोनों इश्यूज से सिर्फ मिली जुली बात है। आई डोंट थिंक इट इज सिंपली कि भाई चाइना की वजह से। चाइना का जो राइज है और चाइना का जो सक्सेस है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हुआ है कि भाई जो देखता है वो बोलता है कि हाँ कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, हाँ तभी तो इतना आगे आया है। एंड वो अभी की बात नहीं है, वो अगर आप याद करें जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा था हमें मुंबई को शंघाई बनाना है। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एक होता है और वो आज भी है, तो वो एक बात है।
जहां तक पॉलिटिकल मॉडल की बात है कि भाई वो सिंगल पार्टी पॉलिटिकल मॉडल को क्या आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप चीन की तरफ से सोचे तो वो चाहेंगे, उनकी प्रेफरेंस होगी कि सिंगल पार्टी ऑटोक्रेटिक रूलर्स हो, आप उनके साथ काम कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता है क्योंकि इट बिकम्स इजियर। आप एक आदमी के साथ काम कर रहे हैं, एक पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। पर उनका अडेप्टेबिलिटी रहा है, उन्होंने मल्टी पार्टी सिस्टम से भी काम करना, दे हैव प्रूवन सक्सेस। आज अगर आप देखें, चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका हो या अफ्रीका में कंट्रीज हो, उन्होंने पार्टी टू पार्टी प्लेटफॉर्म्स क्रिएट की है जिसमें वो सारी पार्टियों को एक साथ लाते हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि भाई हम एक तरफ से बात करेंगे, आपकी सारी पार्टियों को एक साथ लाओ, फिर आप अंदर जो भी अपने आप में करते रहो, लेकिन चीन की तरफ जो आपकी नीति है उसमें सारा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम अग्री करना चाहिए। तो उसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, जब 1वीं सालगिरह थी जुलाई 1 में, तो श्रीलंका में जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज है उन सब ने एक प्लेटफॉर्म पे आके लेटर इशू किया था कांग्रेचुलेट करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी को। तो ये उनकी पार्टी टू पार्टी डिप्लोमेसी। अरे इनफैक्ट पाकिस्तान में देखिए, ये इमरान खान साहब BRI जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उनमें CPEC चल रहा है, वहां पर उसका विरोध करते थे। नवाज शरीफ कहते थे मैं लाया हूं, इमरान खान कहते थे हाँ ये गुलामी लाया है, और अभी आजकल वो सबसे बड़े प्रवक्ता हैं CPEC के। बिल्कुल, उनका क्योंकि चीन का अप्रोच ये रहा है, पर उनका अप्रोच ये नहीं है कि हम अपना सिस्टम पूरी तरह से एक्सपोर्ट करें। एक दो बातें हैं इसमें। पहली बात ये है, अगर आप अपना सिस्टम पूरी तरह से एक्सपोर्ट करते हैं तो आपकी एक्सक्लूसिवनेस क्या है? अगर आप अपने आप को मानते हैं, जैसे हमने इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में कहा था कि भाई चीन का राजा सन ऑफ हेवन है, अगर वो एक कल्चरल डोमिनेंट है आपके यहाँ पे कि हम अलग है एक तरह से, तो फिर अगर आप एक्सपोर्टेबल और रिप्लिकेबल है कि भाई हर जगह ऐसा बन सकता है, तो आप अलग क्या? ये शानदार बात कही आपने। आपकी खासियत क्या है? तो वो एक्सपोर्ट करने में एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि भाई, एंड वो चीन खुद मानता है, उनके अगर आप स्टेटमेंट्स आप सुने, वो बोलता है कि भाई देखिए, जो सिस्टम होता है गवर्नेंस का, वो जिस जगह में होता है उस जगह की लोकल हिस्ट्री, लोकल इतिहास, लोकल कल्चर, इन सबसे जुड़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अगर उसको लेजिटिमेट बनना है तो उसे कुछ अपनी लोकल स्थितियों से उसकी लेजिटिमेसी आनी चाहिए। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि सिस्टम एक्सपोर्ट नहीं होगा, लेकिन सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सपोर्ट हो सकती है। तो अगर हमने गरीबी हटाने के लिए जो हमने नीतियां बनाई, हमारी नीतियां ऐसे थी, ऐसे चली और इससे गरीबी हटी, आप ये नीतियां लीजिए और आप ये नीतियां अपने यहाँ पे ट्राई कीजिए, थोड़ा उसको अडेप्ट करके अपने यहाँ पे ट्राई, वो एक्सपोर्ट हो सकता है। हमने पोल्यूशन के लिए ये काम किया, इसको आप अडेप्ट करें, आप भी करके देखिए। हम पुलिसिंग ऐसे करते हैं, तभी हमारे यहाँ पे इतना क्राइम ऐसे नहीं है। आप वो लीजिए, आप वो पुलिसिंग का मेथड लीजिए। उस टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के थ्रू आप अपना जो अथॉरिटेरियन नेचर है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज जिस तरह से चीन टेक्नोलॉजी से पुलिसिंग को देखता है, डेमोक्रेसीज नहीं देखती है। डेमोक्रेसीज में वो सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम चैलेंज कर सकते हैं कि आज आपने अगर सर्वेलेंस किया तो क्यों किया। आप चीन में वो चैलेंज नहीं कर सकते। Yes, तो नहीं कर सकते। बट इफ यू आर एक्सपोर्टिंग योर टेक्नोलॉजी, यू विल एक्सपोर्ट द अथॉरिटेरियन नेचर ऑफ गवर्नेंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। उस तरह से एक्सपोर्ट होगा। यस, आइडियाज का, आइडियोलॉजी का एक्सपोर्ट होगा, लेकिन वो सिस्टम पूरा एक्सपोर्ट होना, जैसे अगर आप देखें, अमेरिका चाहता है कि डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सब हो हर जगह, वो फुल सिस्टम एक्सपोर्टेशन नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली। मैं अभी एक फिल्म वॉर मशीन देख रहा था, तो उसमें ऐसा ही कुछ सीन था कि अफगानिस्तान में चुनाव कराए जा रहे हैं, तो उसमें यही बात थी कि एक जो अफगानी था स्थानीय, उससे एक अमेरिकन पूछ रहा है, ये लोग वोट दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, तो बराबर में खड़ा अफगानी यही कह रहा है कि वो आपको अच्छा लग रहा है, इन्हें इस बारे में अभी कुछ नहीं पता है, क्योंकि इनका आइडिया है ही नहीं, इन्हें मालूम ही नहीं है। यहाँ तो ऐसा है कि कोई मर गया हमारा शासक, तब हम सोचते हैं कि अच्छा अब नया ढूंढना पड़ेगा। हमारे यहाँ ऐसा चक्कर ही नहीं है कि अच्छा से वोट करो, बाहर निकालो, नया लाओ। तो खैर, एक बहुत बड़ा सवाल है, वो तो जरूर पूछूंगा मैं। देखिए, 250 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस बैन की थी अभी हमने। ओप्पो को IPL से हटना पड़ा था, बाइट डांस जिसका टिकटॉक है उसे भी ऑपरेशंस बंद करने पड़े। और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो वहां नौकरी करते थे। मेरी असली हैरानी यह है कि ये जो बैन्स वगैरह भारत सरकार ने लगाए थे, वो ऐसे नहीं थे जैसे अमेरिका चीन पर लगाता है। मतलब ये किसी ट्रेड वॉर के दौरान स्ट्रेटेजिकली लिया गया फैसला लगा नहीं मुझे, बल्कि बॉर्डर डिस्प्यूट के माहौल में हमने कदम उठा लिया एकदम। चीन ने ये कहा था तब, और कई सयाने लोगों ने भी कहा था, कि ऐसे बैन करके भारत का काम खुद भी नहीं चलेगा। भारत की 30 में से 18 यूनिकॉर्न कंपनियां चीन से फंडेड हैं। भारत के कुल इंपोर्ट में 12% चीन का है। अभी इकबाल जी कह ही रहे थे, उनमें देखिए ये टॉयज वगैरह तो हैं ही, लेकिन केमिकल, ऑटोमेटिव पार्ट्स,
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब सेक्टर बहुत डिपेंडेंट हैं। दूसरी तरफ चीन सिर्फ 3% इंपोर्ट करता है हमसे। हम ना जाने कितनी चीजों में चीन पर डिपेंडेंट हैं। हमारा और चीन का ट्रेड डेफिसिट मैं कल देख रहा था तो $50 बिलियन के करीब है। तो अमेरिका के बाद वही है जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो अमेरिका कितनी भी गाली दे, हम चीन को कितनी भी गाली दे, हम चीन की कंपनियों को रोक नहीं पाते हैं। भारत को इसमें बहुत नुकसान है। तो भारत को क्या करना चाहिए, उसके सामने क्या रास्ता है, मनोज जी? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, हमें चीन के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, पहली बात वो बहुत जरूरी है। अगर आपका इकोनॉमिक रिलेशनशिप ठप हो जाएगा पूरी तरह से, तो आपके पास बचता क्या एक पड़ोसी के साथ करने के लिए, बॉर्डर पे झगड़ा। तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप जरूरी है, उससे दोनों को फायदा होता है। हाँ, अब उसमें हमें ये देखना है कि इस रिश्ते में ऐसा क्या है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे इफेक्ट करता है। तो जैसा कि बिल्कुल आपने कहा, खिलौने, चप्पले, ब्लैंकेट, कपड़े, उससे क्या हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे इफेक्ट पड़ता है? क्या सरकार को उसमें बीच में इन्वॉल्व होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। पर हाँ, कुछ सेक्टर है जहां पे नेशनल सिक्योरिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो वो जैसे आपका हुआ, जैसे 5G टेक्नोलॉजी हुआ, मोबाइल एप्लीकेशन भी एक बात है, पर उसमें आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्या एप्लीकेशन का क्या इम्पैक्ट है, क्या उसका डेटा कहाँ जा रहा है। अगर आपने वो सब नीतियां बनाई हैं और वो सब नीतियां आपकी ढंग से बनी हुई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इफ यू कैन, अगर आप मेक श्योर कर सकते हैं कि डेटा स्टोरेज यहाँ पे है, डेटा प्रोटेक्शन है, वो सब है, देन ठीक है। पर हमारा अभी हाल ये है कि हमने वो सब नीतियां बनाई नहीं। जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन लॉ है वो अब तक पार्लियामेंट में है, काफी साल हो गए हैं, और उसके आगे भी जितना हम देर करेंगे उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी आगे और हमको कैचअप करते रहना पड़ेगा। तो हमें बैठ के पहले ये सोचना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हमें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो वो टेक्नोलॉजी एक तरफ से हो सकती है, एक तरफ से फार्मास्यूटिकल एपीआई हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है। उसमें से ऐसा क्या है जो हम डोमेस्टिकली बना सकते हैं और जिसमें हमें चलो सब्सिडी देनी पड़ी, सपोर्ट करना पड़ेगा, बट जो हम डोमेस्टिकली बना सकते हैं या जो हमें डोमेस्टिकली बनाना जरूरी है, पहले वो देखना पड़ेगा। अभी जैसे कोरोना काल में पता चला कि बहुत सारी दवाइयों के लिए जो कच्चा माल चाहिए उस पर हम चीन पर डिपेंडेंट है। अभी हमको ही नहीं मालूम पड़ा था और अभी अचानक से झटका लगा जान करके। नहीं, ये जो भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करते हैं उन सबको पता है। और उसी हिसाब से अगर आप देखें, चीन दवाइयों का इम्पोर्ट बहुत करता है, हमसे नहीं करता है, लेकिन वो क्योंकि जेनेरिक ड्रग्स नहीं लेता है, लेकिन वो इम्पोर्ट करता है। तो फार्मास्यूटिकल पे एपीआई से हम उन पे डिपेंडेंट है, हमें वो डिपेंडेंस कम करनी है। पर क्या वो डिपेंडेंस आप पूरी तरह खत्म कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म में नहीं कर सकते, पर हमें उसे कम करना है। तो चाहे कुछ हम इंडिजिनियसली इंडिया में बनाए, उसको सपोर्ट करें, या कुछ हम ऐसे पार्टनर्स के साथ बनाए जिनके साथ हमारा भरोसा है, जो ये बातें जो वेपनाइज नहीं कर रहे थे, जो इनसे लेके हमारा हाथ नहीं मोड़ रहे हैं कि भाई इसको हम कभी भी बंद कर दे, ये कर दे और आपकी बुरी हालत कर दे। और चीन में भी अगर आप देखें, ये चीजें बंद करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है, क्योंकि उनको भी तो पैसा कमाना है, उनको भी धंधा करना है। तो तीर वो होता है जो दिखाने में काम आता है। एक बार तीर चल जाए तो आपको ही बाद में नुकसान होगा। तो इसका आपको एग्जाम्पल मैं देता हूँ, रेयर अर्थ का अगर आप एग्जाम्पल देखें, चीन के पास बहुत सारे रेयर अर्थ डिपॉजिट है, दुनिया में सबसे ज्यादा नहीं है लेकिन काफी सब्सटैंशियल है, पर वो काफी सब्सटैंशियल एक्सट्रैक्ट भी करता है और उसका मार्केट में डोमिनेंस था। जब उन्होंने 2012 में रेयर अर्थ पे रोक लगाई, जापान के साथ झगड़ा जब हुआ तब रोक लगाई थी, तो उसके बाद से फर्क ये पड़ा है कि जो चाइना का जो ग्लोबल शेयर ऑफ रेयर अर्थ मार्केट था वो गिरने लगा, क्योंकि दूसरों ने देखा कि ओके आप ये कर सकते हो तो हमें तो ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे। अब वो ऑल्टरनेटिव ओवरनाइट तो आएंगे नहीं, ऐसा नहीं कि आज आपने सोचा और 1 महीने में आ गए। कुछ चीजें बहुत मुश्किल होती है, उसमें आपको टाइम लगेगा। तो आप धीरे धीरे एरियाज डिसाइड करें जहां पे आपको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट लगता है या नेशनल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज लगती है, और वहां से आप डिपेंडेंस कम करना शुरू करें। अगर वो डिपेंडेंस खत्म भी नहीं होती है, नो प्रॉब्लम, आपको रेजिलियंस चाहिए कि वो इंसान आप धमकी ना दे, ब्लैकमेल ना करे कभी, बहुत ब्लैकमेल ना बिल्कुल। तो आपको वो करना है, आपको फुल डीकपलिंग नहीं करना है, क्योंकि फुल डीकपलिंग में कोई फायदा ही नहीं है। आपको आर्थिक रिश्ता जरूरी है, वो आपके लिए भी अच्छा है, वो उनके लिए भी अच्छा है, और उस रिश्ते को आप भी यूज कर सकते हैं। जैसे आज हमारी सरकार ने यूज करने की कोशिश की, हमने जब ये ऐप बैन किया या हमने जब हुआवे को बोला कि आप 5G में ट्रायल नहीं करेंगे, अगर हम पहले से ही रोक लगा देते तो आप ये कैसे करते? तो यू नीड टू हैव दीज लीवर जो आप वक्त पे यूज करें, उसके लिए आपको एंगेजमेंट जरूरी है। आज डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ ट्रेड वॉर क्यों छेड़ सका? क्योंकि इंटरकनेक्टेडनेस था। अगर वो होता ही नहीं
तो आप क्या करते हैं? तो उन्हें फर्क पड़ता ही नहीं, जैसे चीन को हमारा पड़ेगा नहीं। ठीक है। बिल्कुल। तो आपको एंगेजमेंट भी जरूरी है, पर आपको वो एंगेजमेंट सोच के करना पड़ेगा कि कहाँ उससे आपको नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं। ठीक है। बात कहना चाहूंगा जी जी कि मैंने पहले जिक्र किया था कि जो ये हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो इकोनॉमी है, इसमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चाइना ट्रेड। क्योंकि हमारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी केमिकल्स की। ये जो केमिकल हम बना रहे हैं, इंटरमीडिएट केमिकल बना रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री के लिए, के इस्तेमाल के लिए, और जो चाइना से हम खरीद रहे हैं, ये हम पहले 20 साल पहले यहाँ पे भारत में बनाते थे। ये सारा ये मैन्युफैक्चरिंग बेस बंद हो गया चाइना के कारण। और ये जो शर्तें हैं, जिन शर्तों पे व्यापार हो रहा है, द टर्म्स ऑफ ट्रेड, आप ये देखिए, आपने खुद जिक्र किया कि $50 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो पिछले 7-8 साल में $400 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। ये जो पैसा हम उनको दे रहे हैं, वो हमारे खिलाफ गलवान में और सब जगह में इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर यूजिंग इट अगेंस्ट अस। सो द पॉइंट इज दिस कि जो चाइना ने दुनिया के साथ में जो ट्रेड किया है, those terms of trade are unfavorably poised against the world। दुनिया सफर कर रही है, और चाइनीज लेबर के बदौलत जो चाइना ने कमाया है, मतलब वो दुनिया उस कॉस्ट और प्राइस स्ट्रक्चर को रिप्लेस नहीं कर सकती। और दुनिया की जो प्रोस्पेरिटी है, जो ये सब स्टॉक मार्केट बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, आमदनी बढ़ रही है कंपनियों की, वो इस चाइना के लेबर के सैक्रिफाइस के ऊपर बनी है। और वो हमें ये सोचना पड़ेगा, ये हमको चिंतन करना पड़ेगा कि भाई हम ये इसको कैसे सुलझाएं, क्योंकि वी कैनॉट गो ऑन फंडिंग डेफिसिट्स विद चाइना विच आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। और हम अपने कॉस्ट और प्राइस स्ट्रक्चर को कैसे रैशनलाइज कर सकें और कैसे हम कंपेटिटिव बन सकें, ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे तो ये चलता रहेगा। यूएसए भी ये, मतलब ठीक है कि वो ट्रेड कर रहे हैं, तो वो ट्रेड वॉर है। अब ट्रेड वॉर का आउटकम क्या है? वॉर इज नॉट अ वॉर फॉर द सेक ऑफ अ वॉर, पर उसका उद्देश्य होना चाहिए। यूएसए का उद्देश्य क्या था अनस्पोकन, कि वो चाइना में रेजीम चेंज लेके आएंगे, कि पॉलिट ब्यूरो के अंदर वो तख्ता पलटेगा ये जी जिनपिंग का, और कोई और लोग आएंगे जो कि ये इकोनॉमिक सरप्लसेस को पॉलिटिकल यूज के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब हमें कोई गिला शिकवा नहीं है कि चाइना इतना पैसा कमा रहा है, लेकिन वही पैसा जो वो पॉलिटिकल एंड्स के लिए और मिलिट्री एंड्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो हम पे असर पड़ता है, हम पे प्रभाव पड़ता है। हमारा फोकस और हमारी तवज्जो उस पे जाती है अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। और ये हम मतलब भूल रहे हैं कि ये चाइना ने अपने आप को ऐसा पोजीशन कर लिया है कि वो दुनिया की फैक्ट्री बन गई है, और दुनिया उस पर निर्भर है। जो उनका सपना है, जो चाइनीज ड्रीम है असल में फैक्ट्री बनने का। मुझे आपसे यही सवाल पूछना है, जो अभी आप जिस लाइन पर हैं उसी लाइन पर मैं एक और सवाल पूछ रहा था, और उसका जिक्र कई बार आया है, बहुत जरूरी है, दुनिया उस पर बात कर रही है। इनफैक्ट क्वाड उस पर बात कर रहा था। शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मैं चाहता हूं कि हमारे सुनने वालों को पता हो, ये करीब 2900 प्रोजेक्ट्स का मिला जुला रूप है। चीन कह रहा है कि हम सिल्क रोड के वैभव को जिंदा करना चाहते हैं। जिन्हें ना पता हो बता दूं कि 2000 साल पुराना इतिहास है सिल्क रोड का। ये रास्ता बना था जब हान साम्राज्य चीन में राज करता था, और चीन को यूरेशिया से होते हुए मेडिटेरेनियन से जोड़ने वाले रास्ते को सिल्क रोड कहा जाता था। सिल्क इसलिए क्योंकि उसी का व्यापार तब चीन पूरी दुनिया में किया करता था। तो इस रूट पर जितने देश हैं, अब चीन चाहता है कि वहां सड़क पहुंचे, वो उससे रेल से जुड़ जाएं, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है वो अपनी जेब से पैसे लगाकर, पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, गैस पाइपलाइंस बिछा रहा है। और 2013 में ये प्रोजेक्ट जो है वो चीन ने शुरू किया था, और साउथ ईस्ट एशिया से अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप को सीधे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब करीब 140 से ज्यादा देश इस प्रोजेक्ट में चीन के साथ जुड़ जाएंगे। आना जाना बड़ा आसान हो जाएगा। माल चला और रास्ते में उतारता हुआ चीन तक पहुंचा, चीन से वहां तक पहुंचा, इस तरह का हो जाएगा। और पाकिस्तान जैसे मुल्क तो अपना पूरा इकोनॉमिकल रिवाइवल इस प्रोजेक्ट के थ्रू होने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि चीन एक सीपैक बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो शिनजियांग के काशगर से बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक सड़क है बेसिकली। और बड़े शानदार शानदार वीडियोस यूट्यूब पर वो अपलोड करते रहते हैं, पाकिस्तानी में देखता रहता हूं, बड़े खुश हैं। इमरान खान अपनी उपलब्धि बताते हैं, नवाज बताते हैं, उनको लगता है उससे बड़ा रोजगार आएगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन भारत ने खुद को
इस सबसे अलग कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया भी पीछे हट गया है, कई और देशों में भी आवाजें उठने लगी हैं। क्या करीब $1 ट्रिलियन के बजट वाला बेल्ट एंड रोड एक साम्राज्यवादी चाल है इकबाल जी, या वाकई ये एशिया की प्रगति का रास्ता है जिस पर हम नहीं चल रहे हैं क्योंकि हम घबरा गए? ये बिल्कुल साम्राज्यवादी चाल है। अब आप ये देखिए कि ये बेल्ट एंड, मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि इनके पास $21 ट्रिलियन के युआन हैं जो वो इन्होंने छापे हैं नोट, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड करने के लिए, जैसे नितिन ने कहा जीडीपी को बूस्ट करने के लिए 2 सिटीज बनी है। अब ये जो पैसा है इनको डिप्लॉय करना है। अब आप देखिए अफगानिस्तान में क्या होने वाला है कि पेशावर से काबुल की सड़क और रेल लाइन और पाइपलाइन तेल और नेचुरल गैस के लिए, काबुल से अशकाबाद तुर्कमेनिस्तान में जहां दुनिया के 35% डिपॉजिट है नेचुरल गैस के, जो कि चाइना की निगाह उन पे है, अशकाबाद से मशहद ईरान में और मशहद से तेहरान। अब एक बार ये सड़क बन गई, साथ में उसके रेलवे लाइन लग गई और साथ में उसकी ये पाइपलाइन लग गई, तो चाइना का जो तेल आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ये पर्शियन गल्फ में से, और जो भारत ये इंडियन ओशन से जाता है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का में सिंगापुर के पास, जो ये चोक पॉइंट्स हैं कि जो चाइना हम पे दबाव डालती है हिमालय में, तो हम चाइनीज कमर्शियल ट्रैफिक पे और चाइनीज नौसेना पे दबाव डाल सकते हैं इन चोक पॉइंट्स पे, अमेरिकनों के साथ में, जापानियों के साथ में और ये ऑस्ट्रेलियंस के साथ में। यही क्वाड का सिद्धांत है। अब जो ये चाइनीज इसको बनाने में कामयाब रहे अगले 5-10 सालों में, तो हमारी जो काउंटर वेलिंग पावर है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि चाइना का ज्यादातर ट्रेड फिर बाय लैंड जाएगा, सी से जाएगा ही जाएगा, लेकिन बाय लैंड जाएगा। तो ये इनका जो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, दिस इज एन एक्सपेंशनिस्ट इंपीरियलिस्ट प्रोग्राम टू डिप्लॉय, जो इनके पास एक्स्ट्रा नोट छापे हैं उन्होंने पिछले 15-20 सालों में, और अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड किया है, उसको ओवरहीट किया है ताकि वो बबल ना कोलैप्स हो जाए, बर्स्ट ना हो जाए। तो वो ये अफ्रीका में और ये सारे बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। हम इसमें इसलिए शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम जो इसमें शामिल हो जाते हैं तो हमें अपना सर झुकाना पड़ रहा है चाइनीज बादशाह के सामने, और हम अपना मत्था टेकना नहीं चाहते। हम गुलामी के जंजीरों से बड़ी मुश्किल से निकले हैं और हमें अपनी आजादी प्रिय है, हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी इज्जत प्रिय है। हम कम रोटी खा लेंगे लेकिन हम इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं। हम चाइनीज मतलब हेगेमनी के नीचे नहीं रहना चाहते। ये मतलब ये चीजें सब आइडियलिस्टिक हैं ट्रेड की, और ये आमदनी बढ़ रही है और इनकम बढ़ रही है, लेकिन हमारी जो इंटेंजिबल आजादी है, जो हमारी फ्रीडम है, वो हम नहीं गंवाना चाहते। हम क्यों किसी के सामने सर झुकाएं? हम क्यों इस बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में ज्वाइन करें? हम उसका विरोध करेंगे। हम मतलब अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान 3 हिस्सों में टूटता है, एक ताजिक देश बनता है, एक पश्तून देश बनता है, तो वो ताजिक जो है उसको अपोज करेंगे और हमें उनको फंड करना चाहिए, फाइनेंस करना चाहिए, ताकि ये तनाव बना रहे कि चाइनीज जो डिजाइन है ये कामयाब नहीं हो शी जिनपिंग का। जब तक कि चाइना ये जो रिजर्व्स हैं, जो ये कमाई है, उसको ये पॉलिटिकल एंड्स में डिप्लॉय करना न बंद करें, जो वो शांति से रहना चाहते हैं और अमन शांति से ट्रेड करना चाहते हैं, और उनको ये इनके पास ये वर्ल्ड डोमिनेशन की, जो दुनिया पे कब्जा करने की और हावी होने की इच्छा नहीं है, तो मतलब तब हम उनके साथ में अमन शांति के साथ रह सकते, तब हम बेल्ट एंड रोड में मिल सकते हैं, लेकिन ये उनके इरादे नहीं है। ठीक है, कई एक्सपर्ट्स आरोप लगा ही रहे हैं कि चीन इस तरह से इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म लाया है, लेकिन एक ब्रेक और लेंगे पढ़ाकू नितिन में, और लौटकर इसी इशू पर मनोज केवल रमानी की राय भी जानेंगे। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक। तो मनोज जी, अभी हमने बात की इकबाल चंद मल्होत्रा जी से, तो आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या आर्थिक साम्राज्यवाद बढ़ा रहा है चीन? क्योंकि 2018 में सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने 8 ऐसे देशों के बारे में बताया था, और इकबाल जी देखिए, BRI वाले प्रोजेक्ट से मिलने वाले लोन को वो चुका नहीं सकेंगे, ऐसा कहा था। और उसमें
पाकिस्तान के अलावा मालदीव्स, मंगोलिया, जिबूटी, किर्गिस्तान, लाओस जैसे देश हैं। इसे चीन की डेट बुक पॉलिसी कहा जा रहा है। और मेरा ख्याल है श्रीलंका ने जो अभी हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लीज पर चीन को दिया, वो इसीलिए दिया कि चीन का वो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। नितिन हम्बनटोटा को छोड़ो, नितिन हम्बनटोटा को छोड़ो, कोलंबो पोर्ट भी उनके हाथ में आ गया चीन के। कोलंबो पोर्ट भी उनके आ गया, सॉवरेन टेरिटरी बन गई चाइना की। आपको वीजा लेना पड़ता है जाने के लिए वहां पे। ग्वादर भी ना आ जाए धीरे धीरे, जहां हम ग्वादर तो आ ही जाएगा। हाँ, इनफैक्ट मैं कह रहा था ग्वादर के बगल में ईरान में, जहां हम कोशिश कर रहे थे कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर दें उनका पोर्ट बेहतर बना दें, वहां भी चीन पहुंच गया है। तो मनोज जी, मैं ये पूछ रहा था कि G7 ने भी BRI को खतरे के तौर पर देखा है। अभी इसी साल जून में एक बैठक हुई थी, भारत को भी बुलाया था। वहां ये कहा गया कि हम बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव शुरू करेंगे, मतलब B3W। इसे यूएस सपोर्ट करेगा। इसके तहत डेवलपिंग देशों को वो लोग पैसा देंगे ट्रांसपेरेंसी के साथ, और जिससे लोग चीन से थोड़ा दूर रहें। तो मनोज जी, ये जो डर है चीन के विस्तार का, ये असली लग रहा है आपको, कि लग रहा है कि नहीं हम भी उसी तरह से घबराए हुए हैं जैसे कभी कभी चीन साउथ चाइना सी में घबरा जाता है कि कोई निकल ना जाए, हम फिर ना गुलाम हो जाए? जहां तक बिल्ड बैक बेटर प्लान की बात है, अब तक तो हमें प्लान की पूरी डिटेल्स पता नहीं है, कितना खर्चा होना है। एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि पहले बातें तो BRI से एक डेट ट्रैप इनिशिएटिव है, सस्टेनेबल नहीं है, ये सब तो हम काफी सालों से सुनते आ रहे हैं। बात है कि हम कर क्या रहे हैं और दूसरे कर क्या रहे हैं इसके बाद। अब तक तो हमने कुछ सब्सटेंशियल किया नहीं एज एन ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करने के लिए। और मैं नहीं मानता हूँ कि हमें डॉलर फॉर डॉलर चाइना से कम्पीट करना जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप देखें जब BRI लॉन्च भी हुआ था और BRI के कुछ सालों के बाद काफी पुशबैक भी हुआ अलग अलग देशों में। म्यांमार में पुशबैक हुआ, श्रीलंका में पुशबैक हुआ एंड रीनेगोशिएशंस हुए हैं, सिंगापुर में पुशबैक हुआ, इंडोनेशिया में पुशबैक हुआ एंड रीनेगोशिएशन हुए जिसमें प्राइसेस कम हुए हैं, सब कुछ बदला है। तो सबसे पहली बात जहां तक हमें भी ये सोचना चाहिए कि ये जो दूसरे देश जो साइन अप कर रहे हैं और जो डेट ले रहे हैं, उन देश की अपनी एक एजेंसी होती है। वो सब बड़े ग्रैंड चेस बोर्ड पे प्यादे नहीं है, वो सब भी अपनी एजेंसी रखते हैं, उनके लीडर्स भी अपने डिसीजन लेते हैं और हर डिसीजन का एक पॉलिटिकल लॉजिक होता है। इतना आसान नहीं होता है कि आप किसी को डेट में डाल के उनकी सारी जमीन जायदाद हड़प ले, इतना आसान नहीं होता है। और वो करेंगे भी आप कैसे, वो भी एक देखने की बात होती है। तो क्या चीन अपनी पावर बेस बढ़ा रहा है ये करके, अपने अपॉर्चुनिटीज और अपने ऑप्शन बढ़ा रहा है? ऑफ कोर्स, अगर आप एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग देश है तो जो आप पैसा कमाते हैं उसको आप अगर अपने पावर को बढ़ाने में नहीं डालते हैं तो आप बेवकूफ है। उसका पर्पस ये होता है कि जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ करें देन आप उसको अपने पावर डेवलपमेंट में डालें। और वो पावर डेवलपमेंट आप कैसे देखते हैं? उसमें आप मिलिट्री डेवलपमेंट देखते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं, उसमें आप एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब देखते हैं। और अगर आप वो नहीं करते उस पैसे का तो आप पता नहीं क्या करते हैं और आप पता नहीं कैसे देते। हर देश ये करता है, चाइना भी ये कर रहा है। इस मामले में कोई यूनिकनेस नहीं है। जितना आपके पास पैसा आए ज्यादा होगा उतना आप ज्यादा इन सोर्सेज ऑफ पावर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका हम पे इफेक्ट पड़ता है, ऑफकोर्स असर पड़ता है, क्योंकि वो हमारे नेबरहुड में हो रहा है। तो उसका जवाब यह है कि हमें करना क्या चाहिए। हमें सबसे पहली चीज ये करनी चाहिए कि बहुत बढ़िया है कि हम G7 के साथ और दूसरे देशों के साथ मिलकर कर रहे हैं, मैं उस पर बिल्कुल सहमत हूँ कि पर हमको उस प्रोग्राम को इफेक्ट देना है। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव शुरू किए हैं उनको खत्म करना है। हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं उसको खत्म करने में हम इतना वक्त निकाल देते हैं कि आपकी जो डिलीवरी लेजिटिमेसी है वो ही नहीं रहती है। तो आप काम शुरू करते हैं उन काम को खत्म कीजिए। आप पहली बात, जो आपने चाबहार पोर्ट की जो आप बात कर रहे थे उसमें हम से लगे हुए हैं और उसमें हमारा मूवमेंट इतना स्लो रहा है इतने सारे रीजन की वजह से। तो हमें भी ये सोचना जरूरी है एज इंडिया, हमें कुछ पुशबैक करना है तो वो सिर्फ बात में नहीं करना है। चीन जो करना चाहता है वो करेगा। अगर वो उस पावर में इन्वेस्ट नहीं करेगा तो वो बेवकूफ होगा। मतलब आप कह रहे हो लकीर अपनी लंबी करो, चीन को देखकर मत परेशान हो। उसको परेशान होने से मतलब नहीं है। उसको आप समझ रहे हैं कि वो ये सब कर रहा है मल्टीपल रीजंस की वजह से और उससे उसका पावर बढ़ रहा है, उससे आपके इंटरेस्ट पे प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। तो आप उसका कुछ उसके हिसाब से आप अपनी नीति एडजस्ट करें। सिर्फ उस बात को अगर आप लेके बैठे रहेंगे तो आप क्या करेंगे? मनोज जी, प्रॉब्लम भी तो है। जैसे अब क्वाड है, आप कह रहे हैं चलिए क्वाड बना लो, G7 के साथ चले जाओ। क्वाड में अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया है। चीन को मतलब देखिए कि इस चक्कर में रूस हमसे नाराज हो गया है क्योंकि उसे लग रहा है कि हम अमेरिका और जापान के थोड़ा करीब चले गए हैं। और क्या ये जरूरी नहीं है कि हम मतलब रूस को भी खुश रखें जिसने हमारा इतने वक्त तक साथ दिया। लेकिन ऐसा भी लगता है कि भाई अगर चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है, 1 साल में 2 बार 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, 14 बार, 15 बार, 16 बार, 17 बार, 18 बार, 19 बार, 20 बार, 21 बार, 22 बार, 23 बार, 24 बार, 25 बार, 26 बार, 27 बार, 28 बार, 29 बार, 30 बार, 31 बार, 32 बार, 33 बार, 34 बार, 35 बार, 36 बार, 37 बार, 38 बार, 39 बार, 40 बार, 41 बार, 42 बार, 43 बार, 44 बार, 45 बार, 46 बार, 47 बार, 48 बार, 49 बार, 50 बार, 51 बार, 52 बार, 53 बार, 54 बार, 55 बार, 56 बार, 57 बार,
उसको हमें काउंटर करना तो जरूरी है। मतलब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं ऐसी एक लाइन में कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब भारत को चीन चारों तरफ से घेर रहा है, अलग अलग देशों में अपनी मौजूदगी उसकी आ रही है, हो रही है। तो मतलब कैसे करें, इसको नाराज ना करें, उसको भी नितिन वही तो डिप्लोमेसी, तभी तो बोलते डिप्लोमेसी एक कला है। तो वही तो आपकी, क्योंकि देखिए सबसे सिंपल सी बात यह है, आपको आज रूस अमेरिका से नाराज है, पर रूस चीन से आज बहुत करीब है। पर ऐसा नहीं कि करीबी का मतलब कि हर बात में साथ चलते हैं, उनमें भी फर्क है, उनमें भी डिफरेंसेस है। अभी आजकल छोटा भाई कौन है इनमें, चीन है कि रूस है? रूस। देखिए इन अ वे रशिया, बट हाँ कि भाई दोनों की अपनी ताकत है, बट हाँ चीन ज्यादा भावी है। पर अगर आप देखें रूस को भी आज क्या रूस चाहेगा क्योंकि अगर आप रूसी मेंटालिटी देखें तो उनकी मेंटालिटी भी है कि भाई हम भी एक ग्रेट पावर है, तो हम किसी के साथ छोटा भाई बन के क्यों जिएंगे। भाई आज एक जरूरत है, नेसेसिटी है, करना पड़ रहा है, करेंगे, पर हमेशा तो ये नहीं चलेगा ना। भाई माओ स्टालिन के छोटे भाई नहीं रहे तो फिर पुतिन क्यों जिनपिंग के छोटे भाई रहेंगे? और तो हमें भी सोचना चाहिए कि उनकी भी मल्टीपल इंटरेस्ट है, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही इंटरेस्ट होता है। और उनकी भी आज हमारा जो रशिया के साथ रिश्ता है ज्यादातर डिफेंस ट्रेड पे रिश्ता है। आप उस रिश्ते को और ब्रॉड बेस्ड कैसे कर सकते हैं कि भाई ये स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट और होए, सिर्फ एक डिफेंस इश्यू पे ना रहे। तो आपको भी अपने आप को खोल के अपने डिप्लोमेसी को यूज करके अपने रिलेशनशिप इंप्रूव डीपन करने पड़ते, क्योंकि जितनी गहराई होगी उतना मुश्किल होगा तोड़ने, उतना उनका भी स्टेक रहेगा कि आपकी सिक्योरिटी रहे। तो वो दैट इज द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी। आप थोड़ा सा क्या ये कह रहे हैं मनोज जी कि मतलब पीठ करके मत बैठो चीन से, बल्कि आमने सामने बैठो, सो दैट क्या होगा कि लड़ाई तक तो बात नहीं जाएगी, बातचीत करते रहोगे तो कम से कम एक दूसरे के साथ इस तरह से सिंक्रोनाइज रहोगे कि एक दूसरे को नाराज करने से बचोगे। मैं आपकी बातों में यही सार पाया हूँ। देखिए एक सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा था आप दोस्त तो चुन सकते हो, पड़ोसी नहीं चुन सकते। पड़ोसी तो यही रहने वाला, आपको उसके साथ रहना है। हाँ, आपको उसका गुलाम बन के नहीं रहना है। अच्छा, ऐसे पड़ोसी का क्या करें जो नेहरू को धोखा दे और मोदी तक को धोखा दे जाए? नेहरू के समय जो हुआ, नरेंद्र मोदी जब उन्हें अहमदाबाद लाए, जिनपिंग को झूला झूला रहे थे, बता रहे थे कि एक बौद्ध भिक्षु मेरे गांव आया था, वही इनके भी गांव में गया था, तो लगा कि चलो एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक नेता 2013 में वहां सत्ता में आया, एक 2014 में यहाँ पर आया, लेकिन रिजल्ट तो हर बार चीन से एक जैसा मिलता है। तो आप मुझे बताइए, प्रैक्टिकल बात तो बहुत हो गई है, लेकिन क्या उनकी नीयत पर शक करना सही नहीं है? ऐसा गड़बड़ बार बार हो रहा है। आपको हर किसी की नीयत पे शक करना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई आपका दोस्त नहीं होता है जो आपके भलाई के लिए, भाईचारे के लिए काम करता है। हर राष्ट्र, हर स्टेट अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। अमेरिका अफगानिस्तान में किसी भाईचारे के लिए नहीं गया था, और अमेरिका अफगानिस्तान कोई भाईचारे के लिए छोड़ के नहीं जा रहा, वो अपने इंटरेस्ट को देख के छोड़ के जा रहा है, अपने इंटरेस्ट को देख के अंदर घुसा था। आपको अपने इंटरेस्ट को सबसे आगे रखना है, सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, आपको अगर आपको किसी भी देश के साथ एक इक्वल स्तर पे बात करनी है तो आप अपनी कैपेसिटी, अपने पावर में इन्वेस्ट करें। अगर आप 3-4% पे ग्रो करेंगे, और जैसे इकबाल जी ने कहा, अगर आप कम्युनल बातों में 500 साल पुराने झगड़ों को आज तक लड़ते रहेंगे अपने देश में, तो आप ताकत कहां से बनाएंगे? अगर आपको लड़ना है, आप आने वाले 50 साल की लड़ाई लड़ो। आज तक हम इस देश में बैठ के पिछले 300 साल पुरानी लड़ाई लड़ रहे हैं। नितिन, एक बात है कि ये जो मैं आपके एक क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ, जो ये पुतिन की बात आपने कही ना, पुतिन जो है बाइडेन का छोटा भाई नहीं बनने से राजी, लेकिन वो मजबूरन ये जी जिनपिंग का छोटा भाई बन रहा है, क्योंकि 30 से 35% जो इलेक्ट्रॉनिक्स सोवियत हथियारों में जाती है, रशियन हथियारों में जाती है, वो सब चाइना से आती है। अब जो हमने S-400 मिसाइल सिस्टम लिया है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सब चाइनीज है, और वो सब सस्पेक्ट है कि हम कल को हमारी जो पूरी डिफेंस है, एयर डिफेंस है, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है चाइनीज, क्योंकि चाइनीज माइक्रोचिप्स में वो बैकडोर एक चीज होती है जिसमें कि आप एंटर कर सकते हो सिस्टम के अंदर में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रशिया आजकल हमारे लिए उतनी अहमियत नहीं रखता, क्योंकि उसके जो हित हैं, जैसे मनोज ने कहा कि उसके हित जो हैं वो चाइना के साथ हैं, हमारे साथ में नहीं है। हमारी यहाँ ओल्ड फ्रेंडशिप है, पुरानी दोस्ती है, लेकिन इस समय हमारे उनके साथ में मीटिंग पॉइंट बहुत कम है, और जो टेक्नोलॉजी है या चाइना के पास है या अमेरिका के पास है। अब हमारे पास चॉइस है कि हम अमेरिका के साथ जाए, चाइना के साथ जाए। दिस इज ए चॉइस, यू हैव टू मेक दिस चॉइस टुडे। ये आपको क्या लगता है सर, कहाँ जाना चाहिए? मैं आपका निजी विचार जानना चाहता हूँ, कहाँ जाना चाहिए? मुझे
जी मैं तो जी कहूंगा चाइना का विरोध करना हमारे लिए, हमने जो आजाद रहना है और इज्जतदार देश रहना है, तो हमको चाइना का विरोध करना ही करना है। ओके। तो बाई डिफॉल्ट हम कहाँ जाएंगे? अमेरिका के साथ जाएंगे, वहीं पे हम आजकल क्वाड में ही हैं और वहीं पे जा रहे हैं। ठीक है, मनोज जी आपको क्या लगता है? आपकी निजी राय पूछ रहा हूँ। नहीं मैं सहमत हूँ। हमें भी जो हम अभी कर रहे हैं अमेरिका की तरफ जो हमारी करीबी बढ़ रही है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। पर डूबता जहाज नहीं है क्या अमेरिका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज देखिए ना, आज आपने बोला 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और आज भी आप अमेरिका का डिफेंस बजट देख ले, डिफेंस कैपेसिटी देख ले, वो चीन से बहुत आगे। तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई डूबता जहाज है। वैसे मैं आपको इंटरनेट पर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की, आपने सेना की बात की तो मुझे लगा बताऊं। जिबूटी में चीन ने अपना पहला मिलिट्री बेस बना लिया, अमेरिका की रिपोर्ट है ये, और इंटरनेट पर पूरी कॉपी पढ़ी है। वो कह रहा है कि चीन जो है फॉरेन मिलिट्री बेस बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, और ये जो है अपनी सेना को इस तरह से वेल इक्विप्ड बना रहे हैं कि उनका सपना है कि ऐसे 20-25 साल बाद वो एक वर्ल्ड लेवल की मिलिट्री बन जाए। उन्होंने कहा कि ये डिकोड नहीं हो सकता, मतलब मैं देख रहा था उसे डिकोड नहीं कोई कर पा रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। इस बात का मैं आपको संक्षेप में बात बताता हूँ कि जो अगर आप ये सोचे कि चीन जो बोलता है वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बनाना है, वो वर्ल्ड क्लास मिलिट्री, अगर उसके लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, मैन पावर चाहिए, आपको बेसिंग चाहिए, वो सब चाहिए कि आप वो दुनिया के स्तर पे ऑपरेट कर सके। अब मैं आपको वही बोलूंगा, आप इंटरनेट पे जाके खाली अमेरिका की जो फॉरेन बेसिस है उस पर सर्च कीजिए, तो आप अमेरिका की मिलिट्री की प्रेजेंस देखेंगे कि दुनिया में। तो जहां चीन के सामने कितनी है वो आप देखें, जो चीनी टेरिटरी के सामने कितनी है वो आप देखें। तो जो बोलता है कि फर्स्ट आइलैंड चेन, सेकंड आइलैंड चेन, थर्ड आइलैंड चेन, आसान नहीं है उनके लिए डोमिनेट करना। क्या वो इन्वेस्ट कर रहे हैं करने के लिए? ऑफ कोर्स। और अगर कोई भी देश होगा जिसके पास ये कैपेसिटी होगी और उसके इंटरेस्ट इंटरनेशनल स्तर पे जाएंगे, तो वो इन्वेस्ट करेंगे। इंसान मिलिट्री में, नेवी में इसलिए सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करता है क्योंकि मुझे चाहिए, अच्छी लगती है। वो इसलिए करता है क्योंकि उसको दिखता है कि भाई मेरी इंटरेस्ट है। एक तरह से मैं अपने आप को एक ग्रेट पावर देखता हूँ, दूसरी मेरी जरूरत भी है। आज अगर हमारे पास वो नेवल कैपेसिटी ना होती तो हम यमन, लिबिया से कहाँ से इवैक्यूएशन करते। तो एज योर इंटरेस्ट एक्सपैंड, जैसे आपके इंटरेस्ट बढ़ेंगे, आपको कैपेसिटी चाहिए होगी उन इंटरेस्ट को डिफेंड करने की। एंड ये एक हिस्टोरिकल चीज है। अगर आप जो ब्रिटिश यहाँ पे आए थे तब से लेके देख लें, एक हिस्टोरिकल चीज है। एज इंटरेस्ट एक्सपैंड द फ्लैग विल एक्सपैंड, एंड लोग एंड शिप्स आएंगे, सब आएंगे, मिलिट्री आएगी। तो वो एंड चीन भी वही पाथ फॉलो कर रहा है, कोई नई बात नहीं है। उससे हमारे इंटरेस्ट पे फर्क पड़ता है और हम नहीं चाहते हैं, इसलिए हमें बैलेंस करना जरूरी है। और बैलेंस करने के लिए मैं इकबाल जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें अमेरिका से पार्टनरशिप जरूरी है। अब वो पार्टनरशिप का नेचर क्या है वो हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अलायंस की जो बात हो रही है, जो ट्रेडिशनल बात करते हैं अलायंस बने, चाहे हम चाहे या ना चाहे कि हम अलाय बने या ना बने। इंडिया में भी एक ये डिबेट है कि अलाय चाहिए नहीं, अलाय बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, या फिर गुट निरपेक्ष रहना चाहिए पहले की तरह। हाँ, नहीं, गुट निरपेक्ष की तो बात खत्म है, वो तो बात ही अब तो रहा ही नहीं, वो बात ही नहीं है, वो बात ही खत्म है। लेकिन अगर आपको उसमें भी किस टाइप की पार्टनरशिप हो, क्या अमेरिका आपको अलायंस ऑफर भी कर रहा है, जैसे जापान के साथ अलायंस है, नेटो में अलायंस है, साउथ कोरिया के अलायंस, क्या आपको वो ऑफर भी हो रही है? या अगर ऑफर भी हो रही है तो क्या आपके हित में वो अलायंस है? वो बात वहां पे है। ये नहीं है कि अमेरिका से पार्टनरशिप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो तो बात सेटल्ड है। मेरे 1-2 आखिरी सवाल हैं, और मनोज जी आपसे ये है कि आपने किताब लिखी, कोरोना पेंडेमिक के इर्द गिर्द चीन ने जो कुछ किया उसमें आपने काफी कुछ बुना है। तो एक लाइन का सवाल है बस मेरा, कि चीन को कोरोना का फायदा हुआ या नुकसान? मेरे हिसाब से अगर आप नेट देखें तो फायदा हुआ है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बात तो उन्होंने बीमारी को, वायरस को कंट्रोल किया और काफी जल्दी कंट्रोल किया। दूसरी बात, उन्होंने जिस तरह से इकोनॉमिक रिकवरी शुरू की है उससे बहुत तकलीफें भी होगी उनको लॉन्ग टर्म में, जो जिस तरह से उन्होंने इकोनॉमिक रिकवरी शुरू किया, क्योंकि जैसे मैंने किताब में कहा एक सप्लाई साइड रिकवरी है ये। तो जो उनके प्लान थे शिफ्टिंग ऑफ इकोनॉमिक बेस की, वो पुश बैक हुए हैं, वो एक बात है। तीसरी बात, पॉलिटिकली सबसे जरूरी बात, अगर हम चीन के कम्युनिस्ट पार्टी को देखें और चीन ऐसे देश को ना देखें, कम्युनिस्ट पार्टी को एक तरह से फायदा हुआ है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी लेजिटिमेसी रिन्यू की है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि भाई हमारा जो सिस्टम है और हमारा जो राज है उससे ये इफेक्ट होता है। आप देखें अमेरिका में, इंडिया में, यूरोप में क्या हाल है, कितने लोग मर रहे हैं, और हमने देखिए आपको बचा के रखा है। तो एक लेजिटिमेसी को भी सपोर्ट हुआ है। तो पॉलिटिकली इन दैट सेंस फायदा हुआ है। नुकसान हुआ है ये कि भाई स्ट्रेटेजिकली
जो दुनिया में ऑपोजिशन और तेजी से चीन के खिलाफ एकजुट हुआ है, जैसे आपने कहा G7 में भारत को बुलाया गया था, उसका कारण ये है कि जो ये चीज, जो ये ट्रेंड, जो ये करंट था कि एक ऑपोजिशन बन रहा है, जो धीरे धीरे हो रहा था, वो इस पैंडेमिक में जो 5 साल में होना था वो 6 महीने में हो चुका है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन साथ में आ रहा है। तो वो स्ट्रेटेजिकली एक उनको नुकसान है बहुत बड़ा। ऑपोजिशन हैज बिकम फार मोर मीनिंगफुल एंड द मोमेंटम जो है ऑपोजिशन वो और तेजी से बढ़ रहा है, तो स्ट्रेटेजिकली वो नुकसान है। बट पॉलिटिकली कम्युनिस्ट पार्टी को फायदा ये हुआ है कि उनकी जो राज पे जो उनकी ग्रिप थी वो और मजबूत हुई है, वो और मजबूत हुई। ठीक है इकबाल जी, आपने अपनी किताब में बहुत सारे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस का यूज किया है। हम चीन को कैसे डील करते रहे, नेहरू के जमाने में भी हमने धोखा खाया हिंदी चीनी भाई भाई कहकर भी, और अभी मोदी ने भी जो कुछ जिनपिंग के साथ कोशिश की, लेकिन कोशिशों का हश्र वही हुआ। तो मैं पूरी हिस्ट्री जो आपने समझी, जानी, वहां जाके जो ऑब्जर्व किया, उसके निचोड़ में जाना चाहता हूं। आपको क्या लग रहा है, चीन का भविष्य कैसा है? देखिए, चीन के भीतर बड़े जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। वो कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं वो उभर के उठेंगे। और एक तो जो देश बना था, मतलब जो इनका राष्ट्र बना था, कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्टेट बना था, जो कि उसमें जो इनइक्वालिटी नहीं थी, इनकम की जो इनइक्वालिटी नहीं थी, वो इनकम की इनइक्वालिटी जो है पहले 1:3 या 1:5 की से ज्यादा नहीं थी। मतलब कि जो आम मजदूर है और जो पार्टी का पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, उनकी तनख्वाहों में इतना अंतर नहीं था 1:5 से ज्यादा। आज की डेट में वो इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई है और ये जी जिनपिंग जो है नई टैक्सेशन लेके आना चाह रहा है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि कुछ लोग तो बहुत अमीर हो गए हैं, बाकी लोग बड़े गरीब हो गए हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो कोरोना का प्रभाव पड़ा है, इसके फलस्वरूप चीन का जो ब्रांड है उस पर बड़ा धब्बा लग गया है। और आने वाले दिनों में, जैसे मनोज ने कहा, ये जो ऑपोजिशन है, जो इनकी विरोध में लोग हैं, वो एकत्रित होने वाले हैं। अब एक आसान चीज है, ये जो साइनोफार्म वैक्सीन बनी थी चीन की, ये बिल्कुल फ्लॉप हो गई है, कामयाब ही नहीं हुई। हालांकि ये यूएई में मेरे दोस्त कह रहे हैं, लोग जो वहां रहते हैं दुबई में, कि उन्होंने 2 डोज लगाए हैं तो उनके जो एंटीबॉडीज हैं वो 5-10 भी नहीं हुए, और अब वो सारे लोग जो है फाइजर के डोज ले रहे हैं यूएई में। तो साइनोफार्म की वैक्सीन फेल हो गई। ये जो कोरोना था, आजकल ये विवाद चल रहा है कि दिस वाज एन वेपन ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये मौके का हथियार था जो कि इन्होंने इस्तेमाल किया कि वो अपने आप को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बढ़ा सके। वो बैकफायर कर गया है। वो आज की डेट में मनोज ये सही कह रहे हैं कि इंटरनली वो कम्युनिस्ट पार्टी संगठित हो गई है, इंटरनली उनकी स्ट्रेंथ बन गई है, बट एक्सटर्नली जो उन्होंने इसका प्लान बनाया था, मतलब मौके का फायदा उठा के, वो प्लान में ये कामयाब नहीं हुए। और आज की डेट में मजबूरन जो लोग हैं वो सस्पेक्ट कर रहे हैं, सबसे जो मतलब खराब चीजें हैं चाइनीज सोसाइटी की, वो सब चीजें उभर के आ रही हैं। एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है बड़ा भारी। और ये जो एक किताब छपी है अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, और उसके फलस्वरूप जो ये उनके नए कानून बने हैं कि हर एक नागरिक को जासूसी करने पे वो मजबूर कर सकते हैं, तो ये हर एक आदमी जो है, हर एक कंपनी जो है, हर एक टेक्नोलॉजी जो है, वो 10 बार सोचेगी कि हम क्या चीन में जाएं, हम वहां पे पैसा कमाएं तो हमें उसमें कोई फायदा है कमाने से, हमारी टेक्नोलॉजी वो सारी खा जाएंगे, कंप्लीटली ले जाएंगे। ये तो पहले वो करता रहा है ना सर, जैसे पहले भी अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों ने वहां पे मैन्युफैक्चरिंग की। शुरू में तो चीन ने वहां पर उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील की, फिर धीरे धीरे उनसे चीजें सीख ली, फिर उनकी सस्ती कॉपी बना के अफ्रीका और थर्ड वर्ल्ड में बेच दी, और फिर वो इतना बढ़िया सीख गए कि उन्होंने लेनोवो जैसे और शाओमी जैसी कंपनियां निकाल दी। और सैमसंग, जिसने कभी 90s में वहां मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया था, 2019 में उसे दुकान ही बंद करनी पड़ गई, मोबाइल ही बंद करने पड़ गए। तो आगे भी आपको लग रहा है कि मतलब क्या कंपनी इतनी जल्दी इस ट्रैप से बाहर निकल पाएंगी? बहुत सारे लोगों का तो हेडक्वार्टर भी वहीं है। देखिए, हेडक्वार्टर बेशक हो वहां पे, लेकिन हमें तो इस मतलब ये जो ट्रैप है जिसमें हम फंसे हैं, ये हम भी इसी, जिस तरह छोटे देश है श्रीलंका, मालदीव्स, वो हमारा भी हशर वही होगा। अब आप पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान तो चीन का गुलाम हो गया है, वो तो मतलब उसका एक सूबा हो गया है। Exactly. और जैसे उनके वो 1 सितारे के आसपास 5 सितारे हैं चाइना के फ्लैग में, एक टाइम ऐसा आएगा जब 6ठा सितारा पाकिस्तान को होगा।
और वो उनकी एक और नेशनलिटी होगी जो इसको वो अब्जॉर्ब कर लेंगे उसके अंदर। तो हम जो हैं, हमारे पास में हमारा इतिहास है, हमारा कल्चर है, और हमारी पॉपुलेशन है, और हमारी अपनी अंदरूनी शक्ति है, जिसको कि हम मतलब संधि में लोगों से मिलके और देशों के साथ मिलके इसका विरोध करना हमें बड़ा जरूरी है। हम चाइना से ट्रेड करेंगे लेकिन इक्वल टर्म्स पे करेंगे, अनइक्वल टर्म्स पे नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो हैं अब सारा जो विश्व है वो 100 साल के लिए ह्यूमिलिएट नहीं होना चाहता है चाइना के सामने। हमें अपनी इज्जत बचानी है, तो वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ये बड़ा जरूरी है कि चिंतन करके इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकले, क्योंकि सोल्यूशन कोई निकल नहीं रहा अभी, आसान सोल्यूशन निकल नहीं रहा। जी ठीक है। मनोज जी, आखिर में कुछ जोड़ना चाहते हो? मेरे तो सवाल मुझे लगता है काफी हो चुके और मैंने लगभग सब कुछ पूछ लिया जो मेरे पास था, लेकिन आप कुछ इसमें जोड़ना चाहते हो? मैं प्लीज लास्ट में जरूर जोड़ दूं। नहीं, कुछ खास नहीं, बस मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमें इंडिया की तरफ से हमें अपनी कैपेसिटी पे फोकस करना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ग्रो नहीं करेंगे, और जैसे मैंने कहा, अगर आप 300, 400, 500 साल पुराने झगड़े आज तक झगड़ते रहेंगे, तो अब आगे के जो 50-100 साल की फाइट है जिसके लिए आपको तैयार होना है, आप नहीं हो पाएंगे। तो और ये हमारे पास एक चॉइस है, ये हमारे पास आज एक चॉइस है। अगर हम उस चॉइस को सही से नहीं पकड़ेंगे तो फिर हमें जो मुश्किलें सहनी पड़ेगी वो सहनी पड़ेगी। पर हाँ, हमें एक और चीज ये देखनी चाहिए कि जहां तक हमारे आर्थिक रिश्ते हैं, हमें उसमें स्मार्ट होके चलना पड़ेगा, रिएक्शन के तौर पे नहीं चलना पड़ेगा। इफ वी कैन डू, अगर हम ये चीजें कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमिक पे फोकस करें, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करें, अपने मैन पावर पे फोकस करें और अपनी इंडस्ट्री पे फोकस करें, और उसके साथ हम जो लाइक माइंडेड पार्टनर्स है उनके साथ काम करें, तो मौके और अपॉर्चुनिटीज बहुत है आज हमारे पास, तो बात बन सकती है। बिल्कुल जी। इकबाल जी, आखिर में कुछ रिमार्क्स जोड़ना चाहते हो? नहीं, मैंने तो जो कहना था कह लिया। मैं इनसे सहमत हूँ मनोज से, लेकिन मैं सावधान रहना चाहता हूँ। वही वो कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं सावधान रहूं, क्योंकि ये हमारे मित्र नहीं है, हमारे प्रतिद्वंदी जरूर हैं और दुश्मन भी हैं। मतलब दुश्मन थे, हैं और रहेंगे। इसमें कोई दोस्ती की, कोई सद्भावना वाली बात, ये जो प्रोफेसर डॉक्टर कोटनिस गए और ना फा यन गया, यून सांग गया, उसने संस्कृत का ग्रंथ चीन में अनुवाद किया, ये सब दिल बहलाने वाली बातें, अच्छी अच्छी कहानियां। तो हकीकत है वो ये है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इतनी लंबी बातचीत हुई, मैंने बहुत सारे सवाल पूछे, आप दोनों ने बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से, बहुत दिलचस्प ढंग से जवाब दिए, और इतनी लंबी बातचीत कब खत्म हुई मुझे पता नहीं चला। और चीन के बारे में मेरा ख्याल है इतिहास से लेकर वर्तमान तक और आर्थिक से लेकर सामरिक तक करीब करीब सारे सवाल मैंने कर लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इकबाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा चीन पर दूसरा पार्ट। उम्मीद है पहले पार्ट की तरह दूसरा पार्ट भी आपको काफी पसंद आया होगा। पहले में हमने जहां इतिहास पर ज्यादा बात की थी, इस बार हमारा जोर ज्यादातर चीन की इकोनॉमी पर था, कैसे उसने काम किया, भारत उसे कैसे रोके, और दुनिया के सामने चीन किस तरह से एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तो पढ़ाकू नितिन का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप 2 तरह से हमें बता सकते हैं, रास्ते तो खैर 3 हैं। पहला तो ये है कि radio@aajtak.com पर हमें मेल कर दीजिए। दूसरा, एक नंबर दे रहा हूँ व्हाट्सएप का, वहां पर लिखकर बताइए या फिर बोलकर 9953323303। और तीसरा रास्ता ये है कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं तमाम जगह, वहां पर लिख दीजिए अपनी राय, सलाह, सुझाव, शिकायत, तारीफ, जो भी आपको करनी है, सभी का स्वागत है। तो अब दीजिए नितिन ठाकुर को विदा। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।